कहानी शुरू होती है वाराणसी घाट से। एक पंडित जी अपने यजमान को पूजा करा रहे होते हैं। साथ में उनका एक बेटा होता है जो किशोर अवस्था में होता है। पंडित जी मंत्रों का उच्चारण करते हैं और साथ में अपने बेटे से पानी भी मांगते रहते हैं। बेटा उनको बीच बीच में पानी देता है और यह क्रम 2 से 3 बार चलता है। और पंडित जी बीच बीच में पानी मांगते हैं। बेटा उन्हें बार बार पीने के लिए पानी देता है। लेकिन बेटा अपनी अचरज भरी निगाह से पंडित जी को देखता है। लेकिन पंडित जी कहते हैं कि क्या देख रहे हो? तो ये देखकर लड़का झेंप जाता है और चुपचाप लोटा अपने पास रख लेता है। उसके बाद पंडित जी यजमान से कहते हैं कि यहाँ का कार्य संपन्न हुआ है, अब हमें गंगा पार जाके नाव से पूजा करानी होगी। इसके बाद पंडित जी नाव में बैठते हैं, बेटे से पीने के लिए पानी मांगते हैं, लेकिन बेटा पीने के लिए पानी देता है और पंडित जी पीछे की तरफ लुढ़क कर पानी में गिर जाते हैं। और पंडित जी के गिरने के बाद बेटा उस लोटे को पानी में डाल देता है। उसके बाद अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है अपने दादा के साथ, क्योंकि उसके परिवार में उसके दादा के और उसके पिता के अलावा उसका कोई नहीं होता। उसके बाद वह अघोरियों के पास जाता है। अघोरी उनसे मिलते हैं और उसे भस्म लगाते हैं और अपनी शिक्षा दीक्षा देते हैं। और शिक्षा दीक्षा देने के बाद में जैसे ही लड़का अपनी मुट्ठी खोलता है तो उसकी मुट्ठी में एक उंगली मिलती है कटी हुई। इसके साथ ही कहानी यहाँ से घूमती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर निखिल जो यूएसए में है और एफबीआई ट्रेनिंग सेंटर में एक ट्रेनर का काम करता है। और यहाँ पर वह फॉरेंसिक साइंस में बच्चों को फॉरेंसिक साइंस के लेक्चर देता है और उनको फॉरेंसिक साइंस की जानकारी उपलब्ध कराता है कि किस तरह से कातिल को ढूंढा जाता है। जब निखिल अपने रूम में जाता है तो देखता है कि डेस्कटॉप पे उसको एक मेल आया होता है शशांक अवस्थी के नाम से। यह मेल शशांक अवस्थी सीबीआई के नाम से क्यों आया है, यह कहानी के बाद में पता चलेगा। अब कहानी घूमती है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में एक किचन जैसे जगह पर एक लड़की काम कर रही होती है। उस लड़की को एक नकाबपोश आता है और मारता है, और मारने के बाद उसको ओवन में उसका चेहरा डालकर पूरी तरह से जला देता है। और जलाने के बाद में उसे लेकर गाड़ी से जाता है और गाड़ी से जाने के बाद एक जगह डालता है और वहाँ पर उसके ऊपर कुछ मांस के टुकड़े डालकर कुत्तों को खिला देता है। जंगली कुत्ते सारे मांस को खाते हैं, बॉडी को भी नोच लेते हैं। उसके बाद वह उस लाश को लकड़ियों पर टांगकर और उसके ऊपर एक मुखौटा लगाकर छोड़ देता है और कंप्यूटर से नोट्स निखिल के पास भेज देता है। निखिल अपने घर में आता है। घर में आके अपनी पत्नी से बात करता है। साथ में उसकी बेटी भी रहती है जो अभी छोटी है। निखिल थोड़ा परेशान सा है आजकल, क्योंकि उसके मोबाइल पर लोकेशंस के मैसेज आ रहे हैं इंडिया से, जगह जगह से 3 बार आ चुके हैं, जिन्हें वो सीबीआई के पास भेज देता है। यहाँ पर वो अपनी पत्नी से बात करता है और कुछ देर में बातें करते करते उनकी बेटी भी उठ जाती है और बेटी बाहर आती है। उसके बाद निखिल बेटी को लेकर उसकी पत्नी को अंदर भेज देता है, लेकिन जैसे ही वो मोबाइल को देखता है उसके मोबाइल पर एक लोकेशन का मैसेज आता है। निखिल यह देखकर चौंक जाता है और वह उस लोकेशन के मैसेज को भेज देता है इंडिया में सीबीआई दफ्तर में इंस्पेक्टर लोलाक के पास। अब उस लोकेशन पे सीबीआई की टीम पहुंचती है, जहां पर चारों तरफ खेत खलिहान हैं और यहां पर सीबीआई पुलिस के साथ अपनी जीपों में आ जाती है और यहां पर उस क्षेत्र को आसपास से खंगालती है। लेकिन सीबीआई यह देखकर चौंक जाती है कि एक जगह पर एक मुखौटा पहने लाश उन्हें नजर आती है, जिसके ऊपर तो त्वचा है ही नहीं, खाल है ही नहीं। अब ये सब अपना तफ्तीश शुरू करते हैं। सारे अधिकारी लग जाते हैं काम पर और लोलाक फोटो खींचकर उसकी निखिल के पास भेज देता है, क्योंकि निखिल से ही ये लोकेशंस उनको मिली थी। अब जैसे ही वो फोटो खींचकर निखिल के पास भेजता है तो निखिल का मोबाइल उसकी बेटी के हाथ में होता है और वो उस व्हाट्सएप मैसेज को खोल देती है। जैसे ही उसकी बेटी व्हाट्सएप मैसेज खोल देती है तो वो डरावना चेहरा मुखौटा पहने उसके सामने आ जाता है और वो चिल्ला उठती है, जिससे निखिल और उसकी पत्नी उठ जाते हैं। यहाँ पर सीबीआई अपना काम कर रही होती है। फॉरेंसिक साइंस की पूरी टीम यहाँ लगी रहती है, इस क्षेत्र का बारीकी से मुआयना करती है और यहाँ से कुछ सैंपल भी इकट्ठे किए जाते हैं, जिसमें एक मुख्य सैंपल मिलता है गाड़ी का लाइट का शीशा, और लाश को उतारा जाता है
और उसका मुखौटा हटाया जाता है। मुखौटा हटाने के बाद में उसके चेहरा देखा जाता है, लेकिन चेहरे से कुछ भी पहचान नहीं होती कि यह किसका चेहरा हो सकता है। यहाँ तक कि आदमी का चेहरा है या औरत का, उन्हें उस लाश से मालूम नहीं पड़ता है और बहुत ज़्यादा बदबू उठी रहती है। अब यहाँ पर लोलाक के पास में एक इंस्पेक्टर आता है। वो कहता है ये क्षेत्र हमारा है। तो लोलाक कहते हैं आप एक काम कीजिएगा, वहाँ पर हमारे बॉस हैं जो सूट में हैं, आप उनसे बात कर लीजिएगा, वो आपको बताएंगे बेहतर जानकारी। और लोलाक उस इंस्पेक्टर को सीबीआई चीफ शशांक अवस्थी जी के पास भेज देता है। शशांक अवस्थी जी उससे बात करते हैं और कहते हैं कि सीबीआई स्वतंत्र है कहीं पर भी छानबीन करने के लिए, और आप एक काम कीजिएगा, सुबह से हमारी टीम ने कुछ भी नहीं खाया है, तो आप चाय समोसे का इंतजाम कर दीजिए। उसके बाद सीबीआई के एक असिस्टेंट को एक गाड़ी की लाइट का शीशा मिलता है और वह उसे ध्यान से देखता है कि ये किसी गाड़ी की लाइट है जिससे ये शीशा गिरा है। और वहाँ पास में ही दीवार पर भी कुछ स्क्रैचेस मिलते हैं और उस लाश का बहुत बारीकी से मुआयना करके सारे सैंपल उठाकर वो लोग लैब के लिए चल देते हैं। ये हैं डॉक्टर धनंजय राजपूत जो सीबीआई में हैं और केसेस में लाश की ऑटोप्सी रिपोर्ट फाइल करते हैं और बहुत बड़े अधिकारी हैं। ये अभी एक केस पर काम कर रहे हैं जिस पर कातिल ज़्यादातर कटी हुई उंगलियां छोड़ देता है। और अब ये पहुंचते हैं अपने सीबीआई हेडक्वार्टर में, जहां पर इनको असिस्ट करने वाली पूरी टीम मौजूद है। ये हैं नुसरत सईद, ये डॉक्टर धनंजय राजपूत जी को असिस्ट करती हैं जब वो ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाते हैं। डॉक्टर धनंजय अपनी पत्नी को मैसेज करते हैं कि जब आपकी फ़्लाइट लैंड कर जाए आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर डॉक्टर धनंजय अपनी पत्नी को मैसेज करते हैं और उन्हें मैसेज के रूप में ही वहाँ से जवाब मिलता है और फ़्लाइट के बारे में पूछते हैं तो उनकी पत्नी बताती है मेरी फ़्लाइट परसों ही लैंड हो गई थी। उसके बाद कहानी आती है दोबारा से अमेरिका में। निखिल की पत्नी नाराज़ होती है कि तुम्हारे मोबाइल से हमारी बेटी डर गई है। निखिल कहता है कि मुझे आजकल नींद नहीं आती है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बार बार लोकेशंस मिलते हैं और इंडिया में उन लोकेशंस पर बहुत बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इंडिया में सीबीआई जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर डॉक्टर धनंजय ऑटोप्सी रिपोर्ट बनाना शुरू करते हैं। नुसरत सईद उन्हें असिस्ट करती है। अब यहाँ पर जब वो देखते हैं पूरी लाश का मुआयना करने के बाद तो उन्हें लगता है कि हाथ की एक उंगली गायब है। कंफर्म करने के लिए वो उसे एक्सरे करते हैं और एक्सरे करने के बाद में जब वो उस एक्सरे को देखते हैं तो उनका शक सही होता है, लाश की एक उंगली कटी हुई होती है। डॉक्टर धनंजय के लिए ये केस कोई नया नहीं है, ऐसे ही 2 केस इससे पहले भी आ चुके हैं जिसमें कातिल ने सेम तरीके से ही हत्या को अंजाम दिया है और कटी हुई उंगली उनको नहीं मिलती है। डॉक्टर धनंजय अब अपनी टीम को बुलाते हैं और अपनी टीम के साथ डिस्कशन करते हैं कि हमारे पास इससे पहले 2 केस और आ चुके हैं और जिसमें सेम प्रोसेस से ही कातिल ने हत्या को अंजाम दिया है। इसमें क्या कनेक्शन हो सकता है वो अपने सब साथी लोगों से ये डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करो, ज़रूर इसमें कोई क्लू मिलेगा जिससे हम ये हत्याओं की जो गुत्थी है इसको आसानी से सुलझा सकते हैं। आगे इसके बाद डॉक्टर धनंजय सारी जो केसेस थे उनकी इंडेक्स फिंगर के एक्सेस बार बार देखता है और साथ में अपनी असिस्टेंट को भी दिखाता है। अब यहाँ से बात चलती है आगे। वो ये बात अपने टीम के साथ डिस्कस करता है और टीम से कहता है कि अगर हम देखें तो इन सभी केसेस में केवल इंडेक्स फिंगर ही अलग हुई है, बाकी और भी इसमें कोई कनेक्शन नहीं है और अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली भी कुछ कनेक्शन हो सकता है। कहानी दोबारा से घूमती है अमेरिका में, जहाँ निखिल अपने ऑफिस में बैठा हुआ है और वो कंप्यूटर पर एक फ़ोटो को देखता है। उसके बाद अपने मोबाइल पर देखता है तो शशांक अवस्थी सीबीआई से उसके पास मेल आया हुआ होता है और सीबीआई शशांक उसे कॉल भी करते हैं, लेकिन वो कॉल को नहीं उठाता है और अवस्थी जी कॉल को मिस कॉल में छोड़ देता है। इसके बाद कुछ मैसेजेस आते हैं, उन मैसेज का वो जवाब देता है
उसे डॉक्टर धनंजय के साथ की फ़ोटो देखता है और वो कुछ पुराना वक्त याद करता है, जैसे वो डॉक्टर धनंजय के लेक्चर में जब वो फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर रहा था दिल्ली में, कैसे उनसे डिस्कशन हुआ था। तो केवल निखिल ने एक बात कही थी कि कोई भी कातिल या तो कुछ लेके जाता है या कुछ छोड़ के जाता है। ये एक फेमस साइंटिस्ट के कोट्स थे जो उसने डॉक्टर धनंजय से डिस्कस किए थे, और वो याद आके सपनों में खो जाता है। और यहीं पर आकर अब कहानी ख़त्म होती है। अब यहाँ से आगे शुरू होती है कहानी दिल्ली में। दिल्ली में डॉक्टर धनंजय का ऑफिस है और यहाँ पर उस जो लाश मिली है उस लाश के ब्लूप्रिंट के हिसाब से चेहरा मिलाने की कोशिश जारी है, लेकिन वो चेहरा किसी से भी नहीं मिल पा रहा है, ना ही कुछ चीज़ें क्लू हो पा रही हैं। तभी डॉक्टर धनंजय के पास में उनका पियोन एक लिफाफा लेकर आता है। डॉक्टर धनंजय उस लिफाफे को देखते हैं और उस लिफाफे को देखने के बाद में उन्हें उसमें एक सीडी मिलती है। डॉक्टर धनंजय उस सीडी को चलाते हैं और उसकी आवाज़ सुनते हैं। वो कातिल द्वारा डॉक्टर धनंजय को एक चैलेंज होता है कि अगर आप मुझे पकड़ सकते हैं तो पकड़ के दिखाएं। डॉक्टर धनंजय इसके बाद एक मीटिंग बुलाते हैं और अपने सभी कुलीग्स को जो इस केस पे काम कर रहे हैं सबको वो सुनवाते हैं, सबको वो क्लिप सुनवाई जाती है और फिर उस कैसेट को फॉरेंसिक साइंस भेज दिया जाता है और ज़्यादा डिटेल्स निकलवाने के लिए। अब कहानी दोबारा से अमेरिका में पहुंचती है। यहाँ पर निखिल अपनी पत्नी से डिस्कस करता है कि मुझे जो नोट्स लगातार मिल रहे हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ हरकतें हो रही हैं, मुझे वहाँ जाना चाहिए। इसके बाद दोबारा से कहानी आती है प्रेजेंट में। इंस्पेक्टर लोलार्क डॉक्टर धनंजय को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हमें एक गाड़ी मिली है, लाल रंग की है, जिसकी लाइट फूटी हुई है। तो डॉक्टर धनंजय कहते हैं कि मैं लोकेशन पे पहुंचता हूं, आप वहीं रुको। अब लोलार्क और पूरी पुलिस टीम डॉक्टर धनंजय का वेट करती है। डॉक्टर धनंजय वहां पर पहुंचते हैं और कार का बारीकी से मुआयना करते हैं कि शायद कोई सबूत मिल जाए, लेकिन उन्हें कार से कोई सबूत नहीं मिलता है। लास्ट में उनके पास केवल एक हथियार होता है कि कार को खोला जाए, लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखना जाता है कि क्या कार में बॉम्ब हो सकता है। तो बॉम्ब स्क्वाड को भी खबर कर दी जाती है और चेक कर जाता है कि कार में बॉम्ब नहीं है। तब डॉक्टर धनंजय कार को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही डॉक्टर धनंजय कार का गेट खोलते हैं तो कार में एकदम हल्की सी चिंगारी के साथ आग लग जाती है। ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या साजिश है कातिल की। लेकिन डॉक्टर धनंजय को हटना पड़ता है क्योंकि कार में धूं धूं करके बहुत तेज़ी से आग जलने लगती है और वहाँ पर सिलेंडर आने लगते हैं आग बुझाने वाले और सारी आग पे काबू पाया जाता है। लेकिन कार में कुछ भी सबूत नहीं बचता, सारी कार धुंध करके जल जाती है और सबूत भी कार के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। इसको देखते हुए लोलार्क जेब से सिगरेट निकालता है और जलाता है। इसके बाद डॉक्टर धनंजय लोलार्क से सिगरेट लेते हैं और लंबा कस खींचते हैं और कहते हैं कि अब क्या होगा। अब यहाँ पर कहानी घूमती है फॉरेंसिक साइंस दफ्तर में, जहाँ पर डॉक्टर नुसरत सईद उस चेहरे को मिलाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लग जाती है और निखिल अमेरिका में अपने घर से निकलने की कोशिश करता है। अपनी बेटी को सोता हुआ छोड़कर अपनी पत्नी से बोलता है कि मैं इंडिया जा रहा हूँ। उसकी पत्नी कहती है कि हम भी जल्द दोनों आ जाएंगे, अपना ध्यान रखना। अब डॉक्टर धनंजय अपनी गाड़ी से अपने घर की तरफ निकलते हैं। जैसे ही वो अपने घर की तरफ को पहुँचते हैं उन्हें एक मैसेज आता है कि आपके लिए एक पैकेट रख छोड़ा है। इधर डॉक्टर नुसरत सईद के सामने मैचिंग की प्रक्रिया बढ़ती चली जाती है और मैचिंग की प्रक्रिया चेहरे की बढ़ते बढ़ते जैसे ही मैचिंग 70% से आगे जाता है, डॉक्टर नुसरत की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और अब डॉक्टर धनंजय को पैकेट मिलता है। पैकेट को डॉक्टर धनंजय उठाते, जैसे ही डॉक्टर धनंजय उस पेन ड्राइव को लगाकर स्क्रीन को देखते हैं, डॉक्टर धनंजय भी शॉक्ड हो जाते हैं और सीज़न 1 का एपिसोड 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। सीज़न 1 के एपिसोड 2 के लिए आप हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहिए। कहानी पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कर दीजिएगा और कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। कौन है असुर, आपकी नज़रों में कौन है असुर, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखते हैं किसका कमेंट सही होता है।